A very good morning to all my dear friends. Welcome to Curiously Education. I hope you all are doing good this morning. आपकी स्क्रीन पर है अर्नेस्ट शैकल्टन की तस्वीर. पता है ये कौन है? एक बहुत ही फेमस एक्सप्लोरर थे. एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर करने वाले अर्नेस्ट शैकल्टन ने कहा है, ऑप्टिमिज्म इज ट्रू मॉरल करेज. ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद. हमारा जो मॉरल करेज होता है उसका अगर कोई ट्रूएस्ट फॉर्म है, उसका अगर कोई फाइनेस्ट फॉर्म है, तो दैट इज ऑप्टिमिज्म. सोचिएगा इसके बारे में. आज 20 सितंबर 2023 है, दिन है वेंसडे. वेलकम टू एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस. दोस्तों, आज हमारे टेबल पर दो आर्टिकल्स, एक ये वाला आर्टिकल स्टेप्स फॉर एम्पावरमेंट और दूसरा है 33% द डिटेल्स. ये दोनों महिलाओं का जो रिजर्वेशन होगा हमारे जो लेजिस्लेचर्स हैं, राइट, सारे लेजिस्लेचर्स में, तो इसको लेकर ये दो आर्टिकल्स हैं. दोनों के दोनों आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फिर एक इंडो पैसिफिक पावर प्ले जो है, ये एक जियोपॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. देन वी हैव कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और आप देख सकते हैं फ्लैग ऑफ इंडिया एंड कनाडा. तो इन दोनों के बीच में जो इश्यू चल रहा है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं. दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि दिस सीरीज इज अ डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स फॉर यू. और करंट अफेयर्स में अच्छी ग्रिप के लिए कंसिस्टेंसी ब्रीड्स मास्टर, ये कोट याद रखिएगा. हर रोज आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा. स्टार्टिंग के टाइम पर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आपको समझ में ना आए, लेकिन इफ यू स्टिक विथ इट, इफ यू बी कंसिस्टेंट विद दिस सीरीज, थोड़े समय के बाद आपको ये एहसास होने लगेगा कि नहीं, करंट अफेयर्स पर धीरे धीरे करके आपकी ग्रिप जो है वो अच्छी होती जा रही है. इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो सीरीज हैं, ये दूसरी जो अलग अलग सीरीज चल रही हैं, द हिंदू एनालिसिस एक्सेट्रा, उससे बहुत ही अलग है, क्योंकि यहाँ पर हम न्यूज़ को डिस्कस नहीं करते हैं, राइट. न्यूज़ आइटम्स जो हैं वो ऐसी चीज़ हैं जो स्टूडेंट्स को खुद पढ़ लेनी चाहिए. मीन्स आपको उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी हो रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए गुड स्ट्रगल, क्योंकि आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कौन से न्यूज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है. और लोग क्या समझते हैं, मीन्स जनरली स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि मीन्स उसमें मुझे उतना ज़्यादा समय जो है वो नहीं देना चाहिए. द थिंग इज़, अगर आप न्यूज़ भी खुद नहीं पढ़ रहे हैं तो वो जो क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल आपको डेवलप करनी है वो कभी डेवलप ही नहीं होगी, राइट. तो न्यूज़ आपको खुद को पढ़ने हैं. यहाँ पर हम न्यूज़ जो है उनको डिस्कस नहीं करते. यहाँ पर हम क्या करते हैं, न्यूज़ से ऊपर की बातें, यानी कि एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स जो हैं उनको एनालाइज करते हैं. लेकिन इसके लिए आपको कोई एक्सपर्टीज की ज़रूरत नहीं है, राइट. ये सीरीज़ आप सभी के लिए है. इट डजेंट मैटर अगर आप बिगिनर हैं या फिर एक एक्सपर्ट हैं. दिस सीरीज विल हेल्प ऑल ऑफ यू इक्वली, ठीक है. तो चलिए अब डिस्कशन की शुरुआत करते हैं. सीरियस एलिगेशन नाम के इस आर्टिकल से, राइट. इंडिया और कनाडा दोनों के रिलेशंस जो हैं वो अब एक बहुत ही लो तक पहुंच गए हैं, राइट. लो इन द सेंस LOW लो, राइट, बहुत ही बॉटम तक पहुंच गए हैं. जस्टिन ट्रूडो हमारे देश की यात्रा पर आए थे, G20 की समिट को अटेंड करने के लिए यहाँ पर आए थे, और आपको पता होगा कि उनका प्लेन जो है वो बिगड़ गया, तो एक एक्स्ट्रा दिन उनको यहाँ पर रुकना पड़ा. मोदी साहब के साथ उनकी एक बहुत ही ब्रीफ मुलाकात हुई थी, और ब्रीफ मुलाकात इसलिए मोदी साहब ने उनके साथ की या फिर भारत ने उनके साथ इसलिए की क्योंकि हमारे देश का एक लंबे समय से इल्ज़ाम कनाडा पर यह रहा है कि कनाडा जो है वो एक ऐसा देश है, और कनाडा की सरकार जो है वो एक ऐसी सरकार जो है जो खालिस्तानी लीडर्स जो हैं, खालिस्तानी विचारधारा को सपोर्ट करती है, और खालिस्तानी विचारधारा जो है वो भारत के टुकड़े करना चाहती है. तो भारत के अगेंस्ट में एक्टिविटीज़ करने वाले ग्रुप्स को पनाह देने वाली अगर कोई सरकार या फिर देश है तो दैट इज़ कनाडा. अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रूडो साहब, उन्होंने एक खालिस्तानी लीडर हैं निज्जर. अब ये निज्जर जो हैं, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, एक अलग से वीडियो बनाया था. स्टडी ग्लोज पर भी वो वीडियो हमने बनाया था, और उसमें निज्जर के बारे में विस्तार से चर्चा की थी कि निज्जर एक्चुअली है क्या, क्या क्या इसकी एक्टिविटीज़ रही है. ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी. तो जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जो हैं, उनका ये इल्ज़ाम है भारत पर कि भारत ने ये निज्जर जो है उसका जो मर्डर हुआ कनाडा में, तो इसमें हमारी एजेंसीज जो हैं वो शामिल थी. कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा कि मैंने एविडेंसेस जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर इंडिया के साथ ये एविडेंस जो हैं वो शेयर किए हैं ये निज्जर के मर्डर को लेकर. अब
ये सारी चीज़ों की वजह से रिलेशंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। कनाडा जो है उसने भारत के डिप्लोमेट को एक्सपेल किया, यानी कि डिप्लोमेट को कहा कि आप अपने वापस अपने घर जो है वो चले जाइए। और फिर इंडिया ने भी कनाडा के जो स्टेशन चीफ है, इंटेलिजेंस स्टेशन चीफ, तो उनको भी कनाडा वापस भेज दिया। और इसकी वजह से दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर एक कंसर्न व्यक्त किया है, राइट। लेकिन कनाडा ये चाहता था कि ये जो ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और बाकी के जो फाइव आइज के देश हैं वो इस मुद्दे पर इंडिया के खिलाफ एक आवाज़ उठाए। लेकिन ये देशों ने बता दिया है कि देखिए ये जो चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही है ये चिंता का विषय डेफिनेटली है, लेकिन हम भारत के खिलाफ कोई भी स्टैंड जो है वो नहीं ले सकते, या फिर उन्होंने भारत के खिलाफ कोई स्टेटमेंट जो है वो नहीं दिया है। फाइव आइज की बात करें, एक इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर 5 अंग्रेजी देश, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जो हैं वो इसके पार्ट हैं। तो इसमें है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया का नाम तो आपने ऑलरेडी सुना, कनाडा भी आपको पता चल गया है। दूसरे जो देश हैं, एक हैं न्यूजीलैंड और एक जो देश है दैट इज़ कौन सा देश बाकी है, यूके, राइट, ओके। तो हो गया यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और न्यूजीलैंड, ये 5 देश जो हैं ये फाइव आइज के मेंबर्स हैं, राइट। ये इंटेलिजेंस शेयरिंग का ग्रुप है, एक दूसरे के साथ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते रहते हैं। अब ट्रूडो की सरकार जो है उसकी बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन गठबंधन की सरकार है और उनको सपोर्ट करने वाली एक पार्टी जो है वहाँ की, ये एक खालिस्तानी विचारधारा वाली पार्टी है। तो अगर ये पार्टी का सपोर्ट चला जाएगा तो ट्रूडो की सरकार जो है वो गिर जाएगी। तो अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए, अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए वो हमारे देश के खिलाफ जो हो रही एक्टिविटीज़ हैं उनको भी सपोर्ट कर रही है उनकी सरकार। और निज्जर जो था, ये खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ था, ये कनाडा का सिटीजन था, राइट। इसके खिलाफ इंटरपोल की नोटिस हैं, भारत में ये मोस्ट वांटेड लिस्ट में है और उसको कनाडा की सिटीजनशिप दी गई। तो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स, इजंट इट, कि ये जो एक्शंस हैं कनाडा की सरकार की वो काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं वो पैदा करती हैं, राइट डियर फ्रेंड्स। सो दैट्स बेसिकली डन। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया ना 33% द डिटेल्स। पहले हम ये देखते हैं स्टेप्स फॉर एम्पावरमेंट। रिजर्वेशन फॉर विमेन शुड नॉट बी जस्ट टू गेट वोट्स। ये आर्टिकल की ये जो टैगलाइन है उससे क्या पता चलता है, रिजर्वेशन जो है इट इज़ इंपॉर्टेंट, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, वेरी वेरी गुड थिंग, लेकिन ये सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए, राइट। ये जेन्युइनली एक बदलाव लेकर आए, इस प्रकार का एम्पावरमेंट जो है वो हो, या फिर रिजर्वेशन जो हो इससे महिलाओं का जेन्युइनली सशक्तिकरण हो, ये चीज़ हमें मेक श्योर करनी होगी, राइट। सो दैट्स व्हाट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट। चलिए अब इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। 27 सालों के बाद विमेंस रिजर्वेशन वाला बिल जो है इसको पार्लियामेंट में रखा गया। और आप जानते हैं ना कि एक स्पेशल सेशन चल रहा है। वैसे मुझे आपको बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कल एक वीडियो बनाया था और शेयर भी किया था मैंने, राइट। स्टडी ग्लोव्स पर ये वीडियो मैंने बनाया था अलग से, ये जो स्पेशल सेशन चल रहा है और इसमें कौन कौन से बिल्स पास किए जा सकते हैं, टेबल किए जा सकते हैं। और तब ये चीज़ जो है वो क्लियर नहीं थी कि ये महिलाओं का रिजर्वेशन वाला बिल जो है वो टेबल पर रखा जाएगा या नहीं, लेकिन सरकार ने इसको टेबल पर रखा है और 27 सालों के बाद एक बिल जो है वो पार्लियामेंट में आया है। और ये जो बिल है इट इज़ 128th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक डायरेक्ट सवाल जो है वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, खास करके स्टेट लेवल की। यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्टेट पीसीएस जो है उसमें तो ये प्रश्न मुझे देखने को मिलते, मीन्स इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते ही रहे हैं। जब जीएसटी को ऐड किया गया तो जीएसटी वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो कौन सा था, राइट। तो दिस आर द थिंग्स। तो ये 128th अमेंडमेंट जो है वो किस बिल के साथ जुड़ा हुआ है, ये चीज़ आपको अगर याद रखनी पड़ रही है तो याद रख लीजिए, जो करना है कर लीजिए, राइट। लेकिन ये इसमें कोई भी गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए, राइट। कितना रिजर्वेशन देने की बात है, 33%, ये आंकड़ा भी याद रख लीजिए। वैसे मैं आपको जो दूसरा आर्टिकल है ना उसमें उसका नाम ही है 33% डिटेल्स, तो उसमें हम विस्तार से इसके बारे में भी, ये कुछ आंकड़े जो हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, राइट। तो दिस इज 128th अमेंडमेंट।
ये इनिशिएटिव जो है इसको ऑफ कोर्स हर कोई पार्टी, पूरा देश जो है वो वेलकम करेगा, लेकिन टोकनिज्म के खिलाफ एक क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इसकी एक जेन्युइन इंपैक्ट हमें देखने को मिलनी चाहिए। ये सिर्फ अपीयरेंस के तौर पर नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर हम ये कहें कि हमारे देश में 33% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। ये सिर्फ कहने की बात नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट 33% रिजर्वेशन है, लेकिन मैं कहूँगा 50% जितनी जगहें जो हैं वो उस पर महिलाएं होनी चाहिए। ये 33% रिजर्वेशन इज अ गुड थिंग, लेकिन इससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि अब इससे आगे नहीं बढ़ना है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ये करती रहे कि भाई चलो 33% महिलाएं पहुंच गई हैं, अब कोई बात नहीं, अब और ज़्यादा महिलाओं को टिकट देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, यू नो। दूसरी चीज़, ये जो कानून है इसका सक्सेस जो है वो इस बात पर आधारित रहेगा कि हम कितनी एनेबलिंग कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं। महिलाओं को एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। देखिए, एक चीज यहां पर मुझे याद आई है तो मैं ऐड करना चाहूंगा। जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आती है, राइट, तो लोग ये कहते हैं, अब देखिए आपका व्यू टोटली डिफरेंट हो सकता है, मैं अपना व्यू बता रहा हूं और जरूरी नहीं है कि आप मेरा व्यू फॉलो करें, सिर्फ कोशिश कीजिएगा कि आप इसके बारे में सोचिएगा। लोग कहते हैं, राइट, men and women are equal। यस, कहां पर? जब पॉलिटी की बात आए, फॉर एग्जाम्पल वोट देने की बात आए, तो दोनों इक्वल हैं, दोनों के वोट का पावर जो है वो सेम होना चाहिए। लेकिन एज ह्यूमन स्पीसीज, राइट, अगर आप देखें तो मैन एंड विमेन आर नॉट इक्वल। मैन एंड विमेन आर यूनिक। दोनों जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपनी अपनी जगह पर बहुत ही यूनिक है। एक पुरुष जो है, राइट, वो महिला का रोल प्ले नहीं कर सकता, एक महिला जो है वो पुरुष का रोल प्ले नहीं कर सकती। एक्सेप्शंस हैं, आई एम नॉट सेइंग कि हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, जनरली स्पीकिंग नहीं होगा। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों जो हैं वो एक ही ह्यूमन स्पीसीज के इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, दोनों अलग हैं वरना दोनों जो है वो सेम है, राइट। सो बोथ आर यूनिक। दोनों की जो क्वालिटीज हैं, अब जब हम यूनिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं दैट मीन्स कि दोनों की जो क्वालिटीज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं और इसमें से कोई भी क्वालिटीज को हमें हटाने की जरूरत नहीं है, राइट। दोनों को अपनी अपनी क्वालिटीज जो हैं उसको अप्रिशिएट करने की बात है। दोनों इक्वल हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी। हाँ, ऐसा नहीं है कि महिलाएं इंफीरियर हैं और ऐसा भी नहीं है कि पुरुष जो है वो हमेशा क्रिमिनल होते हैं, राइट। तो इस प्रकार की विचारधारा जो चल रही है अभी, राइट, ये चीज़ अच्छी नहीं है, राइट। बोथ आर यूनिक, बोथ आर इक्वल। कुछ जगहों पर दोनों इक्वल हैं और होने भी चाहिए, कुछ जगहों पर दोनों यूनिक हैं। तो हम एक दूसरे को ऐसे रिप्लेस नहीं कर सकते, या फिर ऐसा नहीं कह सकते कि भाई अब हमें मर्दों की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ महिला ही होंगी, और या फिर ऐसा भी नहीं चल सकता कि सिर्फ मर्द ही सारी चीज़ें कर सकते हैं, महिला नहीं कर सकती, यू नो। तो यहाँ पर हमें बहुत ही एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ साथ एक पूरी इंसानियत को ध्यान में रखते हुए हमें इस पॉइंट को समझने की ज़रूरत है कि महिलाओं को जब एजुकेशन मिलता है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि जो बच्चे हैं पूरे घर को एजुकेशन का माहौल मिलेगा। दिस इज़ नंबर वन थिंग। अगर महिला हेल्थी होगी तो वो अपने परिवार की अच्छी देखभाल कर पाएगी। अब इसमें कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि भाई क्यों हस्बैंड अपने घर की देखभाल नहीं कर पाएगा, क्यों, मीन्स आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई महिलाएं ही घर की देखभाल करेगी, पुरुष क्यों देखभाल नहीं कर सकते? भाई पुरुष भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। मीन्स ऐसा नहीं है कि नहीं महिलाओं को घर पर ही रहना, आई एम नॉट सेइंग दैट, राइट। इसको नेगेटिवली देखने वाले लोग फिर सारी चीज़ों में नेगेटिविटी देखेंगे। लेकिन जो फेमिनिज्म है ना, जो महिलाएं हैं उनकी जो एक क्वालिटी है, राइट, एंड दिस इज़ वेरी नेचुरल, इनबिल्ट उनके अंदर है, उनके अंदर ये सॉफ्टवेयर जो है वो ऑलरेडी कुदरत ने डाला है, राइट। तो वो ये है कि लव, केयर, फैमिली केयर, ये सारी चीज़ों में जितना महिला कर सकती है, एक फीमेल जो कर सकती है, एक हाउसवाइफ या फिर बेटी या फिर एक बहन कर सकती है, उतना घर के पुरुष जो है वो नहीं कर सकते। दिस इज़ ए फैक्ट, राइट। और आई एम श्योर हम सब ने ये चीज़ ऑब्जर्व की है। तो महिलाएं हेल्थी होंगी तो पूरे परिवार की हेल्थ जो है वो ऊपर आएगी। अब ऑफ कोर्स उस हेल्थ के लिए जो
कुछ रिसोर्सेज चाहिए, तो उसमें जो प्रिडोमिनेंट रोल रहता है, ट्रेडिशनली प्रिडोमिनेंट रोल जो रहता है वो पुरुषों का रहता है। तो दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अगेन न्यूट्रिशन की बात है। अगर एक माता जो है, मीन्स अगर अभी एक लेट्स से अभी एक लड़की की शादी हुई है और अगर वो हेल्थी है, एजुकेटेड हैं, हेल्थी हैं, न्यूट्रिशन के बारे में उसको सारी चीज़ें पता है, तो शी इज़ लुकिंग आफ्टर हर न्यूट्रिशन एज वेल। तो जब वो मदर बनेगी तो उनके जो बच्चे आएंगे तो उनकी हेल्थ जो है, ये सारी चीज़ों की वजह से उनकी हेल्थ भी, बच्चों की हेल्थ भी अच्छी होगी। और एम्प्लॉयमेंट, राइट, एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी ही चाहिए, राइट। यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर मैन और वेमेन जो हैं वो लगभग सारे क्षेत्रों में इक्वल हैं, राइट। फिर फाइटर जेट पायलट को लेकर आप बहुत सारे क्षेत्रों में, हाँ कुछ जगह ऐसी हैं, जैसे कि अगर हम पैरा ट्रूपर्स की बात करें तो वहाँ पर कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पर एक्सेप्शंस हैं, वरना बाकी सारी जगहों पर महिलाएं जो हैं वो मैन को रिप्लेस कर सकती हैं। और यहाँ पर नहीं कर सकती इसका मतलब ये नहीं है कि महिला कमज़ोर है, उस क्षेत्र में कुछ अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, इसलिए। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। जैसे कुछ ऐसे रोल्स हैं जहाँ पर महिलाएं अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, राइट। तो फिर वहाँ पर हमें ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए कि नहीं वहाँ पर पुरुष क्यों नहीं कर सकते, ना। तो बड़ा मीन्स ये चीज़ों को सीखने के साथ साथ हमें ये भी सीखना है कि अभी जो एक जनरल डिस्कशन चल रही है, इट मीन्स बातें होती है महिलाओं के सशक्तिकरण की, पर डीपर डाउन वहाँ पर मेल वर्सेस फीमेल की बात आ जाती है। इट इज़ नॉट अबाउट दैट, इट इज़ मेल प्लस फीमेल या फिर फीमेल प्लस मेल। इस प्रकार का माहौल जो है वो होना चाहिए। सो बेसिकली ये जो 33% रिजर्वेशन है उसकी बेस्ट इफेक्ट जो है वो हमें तब मिलेंगी जब हम एक एक घर पे ये एनेबलिंग कंडीशन जो है वो महिलाओं के लिए तैयार करें। अनफॉर्चुनेटली ये कंडीशन तैयार नहीं हुई है, इसी वजह से ये एनेबलिंग कंडीशन हमें तैयार करनी पड़ेगी। और हमारे देश की जो महिलाएं हैं, राइट, उनका सशक्तिकरण जो है वो इस रिजर्वेशन का मेन गोल है। एक एक महिला जो है उसका सशक्तिकरण हो, ये इसका एक अल्टीमेट गोल है। 2013 में, अब देखिए महिलाओं का पार्टिसिपेशन जब पार्लियामेंट में बढ़ता है तो इसकी इम्पैक्ट क्या आती है। 2013 में जो केस हुआ था ना, उस 2012 का जो निर्भया कांड, उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी, तो जो कानून को और अच्छा बनाने की बात थी, तो उस समय पर जो मल्टी पार्टीसन एफर्ट थे, तो उसमें महिला पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनको ऑन बोर्ड लाया गया। और उसके बाद जो रेप को लेकर जो लॉज बने, राइट, एंटी रेप लॉज जो बने, तो ये और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बने। और इसी के साथ जो आई थिंक विशाखा गाइडलाइंस है, राइट, वर्क प्लेस हैरेसमेंट लॉज जो हैं, उसमें भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन रहा, तो इसकी वजह से ये लॉ जो है वो और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हुआ, क्योंकि महिलाओं को पता होगा ना कि किन किन जगहों पर कैसे कैसे लेवल पर उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है या फिर उनको हैरास किया जाता है वर्क प्लेसेस पर। तो जब उनका पार्टिसिपेशन रहता है तो चीज़ें जो है वो और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाती हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, राइट। लोकसभा रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इम्प्रूविंग, लोकसभा में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है वो इम्प्रूव हुआ है। और अच्छी बात एक मैं ये यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, कि हमारे देश में आप देखिए अभी सिचुएशन मीन्स कुछ समय पहले ऐसा था कि दो इम्पोर्टेंट पोस्ट पर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्टर, राइट, ये दोनों एक समय पर महिलाएं थी, राइट। सुषमा स्वराज जी एंड हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं अभी, क्यों नाम याद नहीं आ रहा यार मुझे, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे अभी के निर्मला सीतारमण जी, राइट। हाँ, तो ये दोनों जो हैं मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पर थे, राइट। और आज भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं शीज है हमारे ये निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो एक समय पर डिफेंस मिनिस्टर थे और सुषमा स्वराज जी भी थे। तो इट्स मीन्स देखिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा में पार्टिसिपेशन बढ़ा है, कैबिनेट में भी, और उसमें भी कैबिनेट में भी कुछ ऐसे मिनिस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सेट्रा। तो ऐसी जगहों पर जब महिलाएं होती है, दिस इटसेल्फ मीन्स, राइट, कि सरकार जो है वो पूरी कोशिश, सिर्फ पेपर पर नहीं लेकिन रियलिटी में भी सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि महिलाएं जो बेस्ट हो उस जॉब के लिए उनको वो जॉब मिले। नाउ प्रॉब्लम है हमारे स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में।
राइट। यहाँ पर कुछ जगहों पर, फॉर एग्जांपल केरला की आप बात कर लीजिए या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, तो यहाँ पर मेट्रीलिनियल सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पर महिला प्रधान व्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ की जो असेंबलीज़ हैं वहाँ पर उतना ज़्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन नहीं है। कुछ जगह, कुछ देश ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक न्यूजीलैंड भी है, यूके भी है, देन यूएसए भी है शायद, राइट। यूएसए का मुझे उतना श्योर नहीं है, आई थिंक यूएसए भी है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर इस प्रकार के कोटा या फिर इस प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर जेंडर इक्वालिटी के रिकॉर्ड पार्लियामेंट के लेवल पर या फिर इन जनरल जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर परफेक्शन है, लेकिन चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी है। मीन्स एक और एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा, न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे, राइट, जो महिला प्राइम मिनिस्टर थे, आई एम नॉट श्योर इवन इफ अभी वो हैं या नहीं, आई थिंक उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, लेकिन जो जसिंडा था उनका नाम, और कोविड के टाइम पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। वो प्राइम मिनिस्टर जब थे ना जसिंडा जी, तब वो वहाँ की न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में अपने छोटे से बच्चे को लेकर आए थे, राइट, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में बच्चे को लेकर आए थे, और इट वाज नॉट ए बिग थिंग। लेकिन हमारे यहाँ पर उसको मीन्स वो इमेजेस आई थी, और हमें हमें वो एक लेसन सीखने को मिला कि देखिए वहाँ पर एक महिला प्राइम मिनिस्टर, एक मदर जो हैं, एक माता जो हैं, एक माता के साथ साथ एक महिला जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी हो सकती है। आई थिंक इटली में ऐसा हुआ था कि एक महिला पार्लियामेंटेरियन जो है वो अपने छोटे से बच्चे को, एक लाइक ए टॉडलर, जो दूध पीता हुआ बच्चा है, इतनी एज का एक बच्चा जो है वो लेकर आई थी अपने साथ ऑफ कोर्स, और जो असेंबली चालू थी तो उसमें उन्होंने फीडिंग भी करवाया था उस बच्चे को, जब उस बच्चे को भूख लगी थी। इट वॉज नॉट लाइक कि उनको ये जानबूझकर किया, जहाँ तक मुझे पता है इट वॉज नॉट लाइक दैट, इट वॉज वेरी नेचुरल थिंग। वहाँ पर इतनी एक्सेप्टेबिलिटी है। सो एज यू कैन इमेजिन, राइट, कि एक बहुत बड़ा डिस्टेंस हमें अभी क्रॉस करना है। तो कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर ऐसे कोटा नहीं है, लेकिन वहाँ पर जेंडर इक्वालिटी के रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। और बॉटम लाइन ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इट इज़ की टू जेंडर एम्पावरमेंट, एंड दिस इज़ ए रियलिटी कि जितना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा उतनी सारी फैसिलिटीज़, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, राइट, दूसरी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जा सकती है। इट बिकम्स वेरी ईजी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ से जेंडर एम्पावरमेंट होगा, और जितना जेंडर एम्पावरमेंट होगा उतना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और उतना ही हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। तो ये एक प्रकार का एक वर्चुअस सर्कल है, आप समझ लीजिए, राइट। इट इज़ ए वर्चुअस सर्कल, एक दूसरे का सपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ से जेंडर एम्पावरमेंट, और जेंडर एम्पावरमेंट से ग्रोथ और डेवलपमेंट, दोनों चीज़ें अचीव होगी, राइट। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई, इज़न्ट इट? एंड ऑफ कोर्स दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहती है कि आई डोंट स्टिक विथ जो चीज़ें सिर्फ आर्टिकल में या फिर यहाँ पर दी गई होती है, आई डोंट लिमिट माई सेल्फ टू दैट। मैं हमेशा कोशिश रहती है कि आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दूँ ताकि आप बहुत सारे एंगल से चीज़ों को देख सकें, क्योंकि वेल एजुकेटेड व्यक्ति की, मीन्स वेल एजुकेटेड व्यक्ति जो है उसकी सोच ऐसे ही होनी चाहिए, राइट। दूसरी चीज़, यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है वो आपसे यही चीज़ों की तो डिमांड करता है कि आप मौलिक चीज़ें बताएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप किताबें पढ़ के फिर वहाँ पर जाकर एक एनसीईआरटी की बेसिक चीज़ें जो हैं वो उसके पॉइंट्स वहाँ पर बता दें। दैट्स मीन्स वो वहाँ पर ऐसे लोगों को, और आज के समय में ऐसे ऑफिसर्स की डिमांड भी नहीं है, राइट। एक वक्त था जब ऐसी चीज़ें होती थी, लेकिन फिर सरकार को भी पता चला कि भाई व्हाट वी नीड ऐसे लोग जो इंडिपेंडेंटली सोच सके। क्योंकि अगर आपको किसी जगह का एसपी बनाया गया, कहीं पर आपको कलेक्टर की पोस्ट दी गई, तो फिर छोटी छोटी चीज़ें आपको बतानी ना पड़े, आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दी जाए और उसके बाद आप सारी चीज़ें हैं वो अपने लेवल पर करें। वैसा ही ऐसा ही देश चल सकता है। माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो नहीं किया जा सकता। सो एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। पता नहीं ये कौन सी एरर आ गई थी, एनीवेज डजंट मैटर। अब हम बात करते हैं एक इस विषय के बारे में, राइट। उसके बाद हम जो दूसरा 33% डिटेल वाला टॉपिक है ना वो देखेंगे। द इंडो पैसिफिक पावर, द यूएस bolstering its alliances in the region to counter China puts India's strategic autonomy to the test.
हमारी इससे पहले की जो डिस्कशंस हुई थी दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया। आई थिंक कल ही हम बात कर रहे थे सुखोई के बारे में, जब बात कर रहे थे तो वो सारी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था। अब ये आर्टिकल क्या कह रहा है, इंडो पैसिफिक पावर प्ले कह रहा है कि यूएसए जो है वो अपने अलायंसेस को और ज़्यादा मजबूत करता जा रहा है, और चाइना को काउंटर करने के लिए ये जो पूरा क्षेत्र है इंडो पैसिफिक का, तो उसमें नए नए पार्टनर्स या फिर जो पुराने देश हैं उनके साथ एक नई पार्टनरशिप, एक नए लेवल पर यूएसए जा रहा है। दैट्स व्हाट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट। अब दोस्तों हम देख लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर आसियान का मैप है, राइट, बहुत ही क्विकली आप देख लीजिए आसियान के 10 देशों को। म्यांमार है यहाँ पर जो है, दिस इज थाईलैंड हियर एज यू कैन सी, ये येलो में जो है दिस इज, ये 2 पोर्शन है, ये मलेशिया है। यहाँ पर जो देख रहे हैं एक छोटा सा देश, राइट, लेजर के ऊपर देखिए छोटे छोटे जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, दिस इज सिंगापुर, छोटा सा सिटी स्टेट है। ये बड़ा सा जो रॉयल ब्लू में है, दिस इज इंडोनेशिया, राइट। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपेलागो वाला देश है, यार कि आई थिंक 17,000 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं। अभी मुझे आंकड़ा याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये सारे आइलैंड्स को अगर आप ऐड करें तो 17,000 10,000 से ज़्यादा आइलैंड्स तो हैं ही हैं। तो दिस इज अगेन नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, अभी वो चीज़ें डिस्कस करना इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। देन वी हैव ब्रुनई दारुसलाम, राइट, ये रहा, ये छोटा सा ग्रे जो नज़र आ रहा है येलो के ऊपर, दिस इज ब्रुनई। रेड वाला जो है ये है फिलीपाइंस। फिर यहाँ पर हैं वियतनाम, वियतनाम के ऊपर थोड़ा देखेंगे कैम्बोडिया। कल कैम्बोडिया के बारे में हम बात कर रहे थे क्या, नहीं, ये एक रिम नाम की जगह, रीम नाम की जगह है जहाँ पर चाइना अपना मिलिट्री बेस बना रहा है, राइट, तो इसके बारे में बात हमने की थी। और यहाँ पर एक अंदर जो देश है दिस इज लाओस, राइट, तो ये हो गए 10 देश। अब 2 चीज़ें आप याद रखिएगा, ये जो लाओस हैं या फिर लाओस इसको कहते हैं, और ये है कैम्बोडिया, ये 2 देश ऐसे हैं जो चाइना के बहुत नज़दीक है। बाकी के कुछ देश ऐसे हैं जो चाइना के साथ, मीन्स ओवरऑल अगर इन जनरल बात करूं तो आसियान का चाइना के साथ एक अच्छा रिलेशन है एज ए ग्रुप, ऐसे ये 10 देशों की बात करें तो अच्छे रिलेशन है। लेकिन यहाँ की जब बात आती है ना साउथ चाइना सी की, तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं और बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग हैं, ठीक है। अब हम इस मैप को अगर हमने समझ लिया है अच्छी तरीके से, तो अब हम इसकी गहराई में, इस आर्टिकल की गहराई में जा सकते हैं। लेट्स चेक इट आउट। G20 की समिट को अटेंड करने के बाद बाइडन साहब जो हैं वो गए थे हैनोई। हैनोई कहाँ पर है, वियतनाम में। यूएसए और वियतनाम की पार्टनरशिप जो है वो उसको अपग्रेड किया गया, इट हैज बिकम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, राइट। और यूएसए ने वियतनाम को मिलिट्री हार्डवेयर प्रोवाइड किया है, कि आप मीन्स ऑफर की है कि मीन्स वियतनाम जो है उसका अगर इतिहास भी देखेंगे तो वियतनाम जो है वो रशिया से ज़्यादा क्लोज रहा है, और वियतनाम और यूएसए के बीच में एक युद्ध भी हुआ था, वियतनाम वॉर, जिसमें यूएसए की हार हुई थी, या यूएसए कभी इस बात को मानता नहीं है लेकिन यूएसए की इसमें हार हुई थी। एनीवेज उस समय पर रशिया जो है वो वियतनाम की मदद कर रहा था। आज भी रशिया और वियतनाम के रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन यूएसए ने ऑफर की है कि भाई आपको अगर अपनी डिफेंस आइटम्स को डाइवर्सिफाई करना है, किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना है, तो फिर हम आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। और ये जो सप्लाई इसलिए कर रहा है तो बिजनेस भी हो जाएगा, और इसी के साथ साथ चाइना जो है उसके साथ भी वियतनाम का इश्यू चल रहा है साउथ चाइना सी को लेकर, तो इसमें भी चाइना के ऊपर एक प्रेशर जो है वो क्रिएट डेफिनेटली होगा। यूएसए जो है ये इंडो पैसिफिक के जो देश हैं, अलग अलग देशों को या फिर अलायंसेस जो हैं इनको और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना की जो असर्टिवनेस है, चाइना का जो मिसबिहेवियर या फिर मसल फ्लेक्सिंग जो है उसको कंट्रोल करने के लिए यूएसए अलग अलग देशों के साथ मिलकर चाइना को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब रही बात वियतनाम की, जैसे मैंने बताया ना कि आसियान जो है, आसियान का चाइना के साथ अच्छा रिलेशन है, तो आसियान के देश जो हैं जनरली स्पीकिंग चाइना के खिलाफ इतने प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी ओपनली बातचीत नहीं करते हैं। अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट आया तो उसमें ना तो ताइवान के बारे में कोई बात थी, या फिर जो उनक्लोज का जो एक डिसीजन था, फिलीपाइंस ने जो केस किया था और उसमें जो उनक्लोज का डिसीजन आया था, यूएन आर्बिट्रल अवार्ड जो आया था, उसमें ये कहा था कि चाइना का ये जो 9 डैश लाइन वाला क्लेम है साउथ चाइना सी में, ये गलत क्लेम है, और चाइना ने फिर इस आर्बिट्रल अवार्ड को रिजेक्ट कर दिया था। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं उसको भी ये जॉइंट स्टेटमेंट में पढ़ने को आपको नहीं मिलता है। इंडिया जो है उसकी पोजीशन चेंज हुई है। पहला इंडिया जो है वो
यूएन आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में बातचीत नहीं करता था, राइट। लेकिन अब इंडिया जो है वो एक्सप्लिसिटली अब इसको एंडोर्स करता है। स्पेसिफिकली ये लिखा जाता है जॉइंट स्टेटमेंट्स में कि उनक्लोज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिस्पेक्ट कीजिए, साउथ चाइना सी जो है उसको लेकर ये स्टैंड मीन से अब भारत स्टैंड लेने लगा है। होपफुली फ्यूचर में आसियान के देश जो हैं वो भी ऐसे स्टैंड लेने लगेंगे। रही बात दूसरे एक देश की, फिलीपाइंस की। फिलीपाइंस और यूएसए के बीच में मिलिट्री अलायंस जो है वो और ज़्यादा मजबूत हुआ है। यूएसए के ऑलरेडी कुछ यहाँ पर बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, और फिलीपाइंस ने एडिशनल बेसिस जो हैं वो ऑफर किए हैं। इसी के साथ दोनों देश जो हैं वो मिलकर फिलीपाइंस का जो EEZ है, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो इनको मिलकर ये दोनों देश जो हैं यहाँ पर पेट्रोलिंग करेंगे। और ये पेट्रोलिंग की वजह से ये कुछ ऐसी जगह है जो चाइना अपना दावा कर रहा है EEZ जो है उसका, तो यहाँ पर कन्फ्रंटेशन होने के चांसेस जो हैं यूएसए और चाइना के बीच में बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, अभी कुछ समय पहले जो कौन सी जगह है, कैंप डेविड में एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी मीटिंग हुई यूएसए, जापान और साउथ कोरिया की। इसको लेकर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था। अब साउथ कोरिया और जापान जो है इनकी एक दूसरे को लेकर हिस्टोरिकल इश्यूज हैं। 1910 से लेकर 1945 के बीच में साउथ कोरिया जो हैं ये जापान के कंट्रोल में था, जापान कॉलोनियल पावर था, तो बहुत सारे अत्याचार जो हैं वो जापान की उस समय की रेजिम ने किए। आज भी साउथ कोरिया के लोग जो हैं वो इस बात को नहीं भूल पा रहे हैं। बट एनीवेज, और ये कुछ इश्यूज़ की वजह से दोनों के बीच में कुछ दूरियां रही है। लेकिन अब चाइना की जिस प्रकार से मीन्स एक थ्रेट बढ़ती जा रही है और नॉर्थ कोरिया का जिस प्रकार से बिहेवियर है, तो इन चीज़ों की वजह से ये अपनी हिस्टोरिकल एनिमोसिटी जो है उसको पीछे रखकर एक कॉमन एनिमी की तरफ या फिर कॉमन चैलेंजेस जो हैं उनको जॉइंटली म्यूचुअली जो है वो हैंडल करना चाहते हैं। और इसमें यूएसए ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, राइट। ये जो कैंप डेविड की मीटिंग जो है वो हुई और कैंप डेविड प्रिंसिपल्स जो हैं उनको ये तीनों देशों ने अडॉप्ट किया। किम जोंग उन जो हैं वो हाल ही में रशिया गए थे अपनी मिलिट्री टाइज को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, और ये दोनों के लिए, टोक्यो और सियोल यानी कि साउथ कोरिया, दोनों के लिए ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि किम जोंग उनका बिहेवियर जो है इन दोनों देशों को लेकर काफ़ी एग्रेसिव रहता है, राइट। मिसाइल्स छोड़ते रहते हैं, ये वो एक्सेट्रा। तो ये दोनों देश जो हैं वो अब मिलकर यूएसए के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया एज वेल एज चाइना जो है उसको कन्फ्रंट करना चाहते हैं। ताइवान स्ट्रेट इश्यू जो है उसके बारे में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि ये अब रीजनल इश्यू नहीं है, ये एक ऐसा इश्यू है जो ग्लोबल इश्यू बनता जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये नॉर्थ कोरिया वाला इश्यू जो है वो ग्लोबल इश्यू है, वैसे ही ताइवान वाला इश्यू जो है वो भी ग्लोबल इश्यू है, राइट। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो हमें पढ़ने को मिल रही हैं। तो एज यू कैन क्लियरली सी कि यूएसए जो है वो एक अपनी ताकत का इस्तेमाल और अलग अलग देशों के साथ मिलकर चल रहा है इस क्षेत्र में, चाइना और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ। तो एक अच्छी ताकत जो है वो यूएसए यहाँ पर इकट्ठा कर रहा है। क्वाड भी हैं, राइट। क्वाड में हम मेंबर है, भारत मेंबर है। फिर ट्राइलेटरल अलायंस अभी हमने देखा कैंप डेविड वाला, और ओकस है। इसमें ओकस में ऑस्ट्रेलिया है, यूके, यूएसए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएसए जो है वो अपनी न्यूक्लियर सबमरीन पावर की टेक्नोलॉजी है यूके और यूएसए मिलकर एक तीसरे देश को दे रहे हैं, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स के रीजनली ये ऑस्ट्रेलिया को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन जो होती है ना, न्यूक्लियर सबमरीन पावर बनाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर वेपन्स इससे छोड़े जाएंगे। न्यूक्लियर सबमरीन पावर का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर चलने वाली सबमरीन, जो डीजल इंजन पर चलती है सबमरीन, तो उसको थोड़े थोड़े टाइम पर सरफेस पर आना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए, राइट, क्योंकि डीजल कंबशन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन वाली जो होती है ना, तो वो एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर वो चलती रहती है। आपको जितने टाइम अंडरग्राउंड रहना है आप रह सकते हैं, अंडर वाटर, सॉरी नॉट अंडरग्राउंड, अंडर वाटर सबमर्ज रह सकते हैं। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन जो है वो इसको दी जाएगी, ताकि जो लॉन्ग रेंज पेट्रोल है उसमें इसका इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया करे चाइना के खिलाफ। ऑफ कोर्स आसियान देश जो हैं ये एक पोटेंशियल वीक लिंक है, कमज़ोर कड़ी है यूएस लेड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में, क्योंकि चाइना के खिलाफ वो स्टैंड नहीं लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। और अभी जो नाटूना आइलैंड है, तो यहाँ पर आसियान के देश जो हैं वो मिलकर नेवल एक्सरसाइज करने वाले हैं। और ये जो नाटूना आइलैंड है, ये नाटूना आइलैंड पर चाइना में से इसके आजू बाजू का एरिया जो है पानी है, उस पर चाइना का दावा है कि टेरिटोरियल क्लेम है। तो यहाँ पर आसियान नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, तो दिस इटसेल्फ इज़ है सॉर्ट ऑफ
डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ, एक तरह से दिखाना चाहता है कि भाई हम आपसे डरते नहीं हैं चाइना से, राइट। तो धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो होगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि मीन्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो भारत की है ही, कल हमने बात की थी, लेकिन अगर मिस्टर ट्रंप जो हैं वो इलेक्शन जीत गए नेक्स्ट ईयर, जो 2024 में इलेक्शंस हैं, अगर मिस्टर ट्रंप जीत गए तो उसके बाद क्या होगा? क्या ये जो भी अभी जो ग्रोथ हुआ है, जो भी चीज़ें हम सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऑल ऑफ द सडन चेंज हो सकते हैं? बिकॉज वी नो, एवरीवन नोज मिस्टर ट्रंप के वो आएंगे तो बहुत सारे बदलाव जो हैं ऑल ऑफ द सडन कर सकते हैं। तो ये वेट एंड वॉच हमें करना पड़ेगा। 33% द डिटेल्स, राइट, डिटेल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो रिजर्वेशन की बात है, जो महिलाओं को रिजर्वेशन देने का जो बिल है ना, 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इसमें 33% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएगी। कहाँ पर? लोकसभा में। सिर्फ लोकसभा में? नो, स्टेट असेंबलीज में भी और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहाँ पर भी, राइट। जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, स्टेट असेंबलीज हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट असेंबली इज लेजिस्लेटिव, लेकिन यहाँ पर जो हमारा न्यू दिल्ली है ना, न्यू दिल्ली में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात है। और इसका ऑफ कोर्स मेन लक्ष्य यही है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा बढ़े। 128 कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, और इम्प्लीमेंटेशन का शेड्यूल जो है उस पर और ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है। अब सारी पार्टीज़ जो हैं वो ऑफ कोर्स इस बिल को सपोर्ट करेगी और इसका स्मूथ पैसेज भी हो जाएगा। कम से कम 15 राज्यों में से आपको इसको पास करना पड़ेगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, सारे के सारे राज्य जो हैं वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सपोर्ट करेंगे, राइट। और इसका एक ब्रॉड अप्रूवल भी हमें देखने को मिलेगा। नाउ द थिंग इज़ कि ये इम्प्लीमेंटेशन में कब आएगा? ऐसा नहीं है कि ये 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया तो उसके बाद राज्य सरकारों के द्वारा इसको पास किया जाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज जब खत्म होगी, और ये खत्म तब होगी जब सेंसस खत्म होगा, तो अभी इसको थोड़ा वक्त लगेगा। इट्स नॉट लाइक के ये अभी का अभी आ जाएगा। इसकी टाइमलाइन जो है वो थोड़ी डिले हो सकती है या फिर थोड़ी लंबी हो सकती है, कुछ साल लग सकते हैं, मे बी 3-4 ईयर्स मे बी, राइट। तो इतना वक्त लग सकता है। दूसरी जो एक चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि महिलाओं का जो रिजर्वेशन किया जा रहा है 33%, तो उसमें SC ST महिलाएं जो हैं और OBC और माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं उनको भी इस 33% में ऐड किया जाए, उनको अलग से रिजर्वेशन ना मिले। ये 33% में SC ST OBC माइनॉरिटी सारी महिलाएं जो हैं उनको इस 33% का पार्ट बनाया जाए। ऐसी भी एक बात जो है वो सामने आ रही है। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न। अब लास्ट टॉपिक ऑफ द डे देख लेते हैं, राइट। द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी शुड एक्ट। द पोजिशंस टेकन बाय कर्नाटका एंड तमिलनाडु शुड नॉट डिटर द अथॉरिटी फ्रॉम फाइंडिंग ए फॉर्मूला। सारा इश्यू जो है ये फॉर्मूला को लेकर है। लंबे समय से ये CWMA यानी कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसको जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया है, राइट। ये फॉर्मूला डिसाइड करने के डिस्ट्रेस की सिचुएशन में जब बारिश कम हो तो उस समय पर क्या करें, और हमेशा जब भी बारिश कम होती है तो दोनों राज्य जो हैं वो फिर अपने अपने मीन्स उनके भी जेन्युइन कंसर्न्स हैं, तो लेकिन वो कंसर्न्स लेकर आते हैं। तो जो खाली वक्त होता है उस खाली वक्त में ये जब ये इश्यू चल नहीं रहा है उस समय पर कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इसका सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब आप क्विकली देख लीजिए, ये कर्नाटका है, ये केरला है, ये तमिलनाडु है, राइट। एंड एज यू कैन सी ये पूरी कावेरी बेसिन है। तो इसमें जो मेन नदी है कावेरी, उसी के साथ साथ जो छोटी छोटी नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड ट्रिब्यूटरीज, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। तो एज यू कैन सी 3 स्टेक होल्डर स्टेट्स है यहाँ पर, और एक यूनियन टेरिटरी भी है, एंड दैट इज पुडुचेरी। तो ये चीज़ याद रखना आप कि जब इसके स्टेक होल्डर्स की बात करें तो 3 राज्य हैं, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ना पुडुचेरी, राइट। तो ये 4 टोटल आप स्टेट्स नहीं कह सकता, 3 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी इसके स्टेक होल्डर हैं। अभी जो इश्यू चल रहा है ये इश्यू बेसिकली तमिलनाडु और तमिलनाडु और केरला के बीच में चल रहा है, ठीक है। अब साउथ वेस्ट मानसून जो है वो कम हुआ, तो इसकी वजह से कावेरी का पानी जो है वो अभी कम चल रहा है, और इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन का इश्यू जो है वो चल रहा है। तमिलनाडु, कर्नाटका एंड कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल CWDT
ने सबमिशन किया है सुप्रीम कोर्ट के सामने और कहा है कि इसका कोई एक म्यूचुअल सॉल्यूशन जो है वो मीन्स अपनी अपनी तरफ से अपने अपने सजेशंस दिए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वी नीड ए म्यूचुअल सॉल्यूशन फॉर दिस वन। इससे पहले बहुत बार इस पर काफ़ी सारे डिसीजंस लिए गए हैं 1991 से लेकर आपको देखने को मिला। उससे पहले आपको देखने को मिलेगा कि ये केस जो है वो हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है। 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक जजमेंट दिया था, राइट। और ये 4 डैम्स आप याद रखिएगा, 3 डैम्स जो हैं ये कर्नाटका में हैं, सॉरी 4 डैम्स जो हैं वो कर्नाटका में हैं, 1 डैम जो है वो तमिलनाडु में है। तो कृष्णराज सागर KRS, कबिनी, हेमवती और हरांगी, ये 4 जो हैं ये कर्नाटका में है और मिटूर डैम जो है मिटूर ये तमिलनाडु में है। अब मैं ये याद रखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा प्रश्न आपको MCQ में पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ A और B, राइट। ट्रिब्यूनल ने ये सजेस्ट किया है कि अभी क्योंकि पानी कम है, जो ख़राब मौसम की वजह या फिर ख़राब बारिश ना होने की वजह से, कम बारिश होने की वजह से जो मंथली वाटर रिलीज़ करना है तो इसको थोड़ा रिलैक्स किया जाए। लेकिन कर्नाटका ये कह रहा है कि भाई हमारे पास पानी ही कम है और तो हम रिलीज़ नहीं कर पाएंगे, और तमिलनाडु कह रहा है कि भाई आपको इतना पानी तो देना ही पड़ेगा। तो अपने अपने फार्मूलाज जो हैं वो प्रेजेंट किए जा रहे हैं, लेकिन अथॉरिटी जो हैं और अथॉरिटी के साथ साथ ये कावेरी मैनेजमेंट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी और यूनियन गवर्नमेंट को इसका एक कॉम्प्रोमाइज़ ढूंढने की ज़रूरत है। ये 5 सालों में कुछ नहीं किया, इसकी वजह से ये इश्यूज़ जो हैं ये इश्यू बार बार हमें देखने को मिलता रहता है। तो इसका एक प्रॉपर फार्मूला तैयार किया जाए कि इतनी बारिश हो तो कितना पानी रिलीज़ करना है, इतनी बारिश हो, वी कैन वर्क दैट थिंग आउट, कि अलग अलग लेवल्स जो हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं और लेवल्स के बीच में भी लेवल्स जो हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं ताकि ये राज्यों के बीच में इश्यू ना हो और इवेंचुअली लोग जो हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ऐसा ना हो इसके लिए, ठीक है। And that's basically everything in today's discussion. Thank you very much for your love and support. Do share the video. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. और एक और बात, आज कनाडा और इंडिया को लेकर मैं कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ। स्टडी ग्लोज पर वो वीडियो देखने को मिलेंगे, टेलीग्राम पर लिंक शेयर कर दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। जय हिंद।